नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखी पुस्तक वेटिंग फॉर वीजा का आज आज तीसरा एपिसोड आपके समक्ष लाया हूं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि बाबा साहब एक जांच में गए थे, वहां तांगे से गए गए और उनके साथ क्या घटना हुई। ये सारी घटना हम बाबा साहब के शब्दों में बताएंगे। बाबा साहब कहते हैं कि वर्ष 1929 की बात है। बंबई सरकार ने अछूतों की शिकायत की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था। मुझे उस समिति का एक सदस्य नियुक्त किया गया था। इस समिति को पूरे देश का भ्रमण करके अन्याय, उत्पीड़न और अत्याचार के आरोपों की जांच करनी थी। समिति दो फाड़ हो गई। मुझे और एक अन्य सदस्य को खानदेश के 2 जिले दिए गए। मेरे साथी और मैंने अपना काम समाप्त करने के बाद एक दूसरे को विदा कहा। वह किसी दूसरे संत के दर्शन करने चला गया। मैं ट्रेन पकड़कर बंबई के लिए रवाना हो गया। 40 गांव में मैं धूलिया लाइन पर पड़ने वाले एक गांव जाने के लिए उतर पड़ा, जिसकी घोषणा सवर्ण हिंदुओं ने उस गांव के अछूतों के विरुद्ध की थी। 40 गांव के अछूतों ने स्टेशन पर आकर मुझसे आग्रह किया कि मैं उस रात उनके पास रुक जाऊं। मेरा कार्यक्रम तो यही निर्धारित था कि सामाजिक बहिष्कार के मामले की जांच करने के बाद सीधे बंबई चला जाऊंगा, लेकिन उनके जोर देने पर मैं रात को वहीं रुकने के लिए सहमत हो गया। मैंने उस गांव में जाने के लिए धूलिया वाली ट्रेन पकड़ी और वहां पहुंचकर मैंने उस गांव की स्थिति की जानकारी ली और अगली गाड़ी से 40 गांव लौट आया। मुझे वहां स्टेशन पर 40 गांव के अछूत मेरी प्रतीक्षा करते मिले। उन्होंने मेरे स्वागत में मुझे फूल मालाएं पहनाई। अछूतों की बस्ती महारवाड़ा रेलवे स्टेशन से करीब 2 मील की दूरी पर है और वहां जाने के लिए एक नदी पर बनी पुलिया को पार करना पड़ता है। स्टेशन पर भाड़े की कई घोड़ा गाड़ियां यानी तागा थी। महारवाड़ा तक स्टेशन से पैदल भी जाया जा सकता था। मैं आशा कर रहा था कि ये लोग मुझे तुरंत महारवाड़ा ले जाएंगे, लेकिन उस दिशा में कोई गतिविधि ही नहीं हो रही थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी प्रतीक्षा क्यों कराई जा रही है। कोई 1 घंटे बाद एक तांगा प्लेटफॉर्म के पास लाकर खड़ा कर दिया गया और मैं उसमें बैठ गया। उस तांगे में तांगे हाँकने वाला और मैं केवल 2 ही व्यक्ति थे। बाकी लोग एक छोटे मार्ग से पैदल ही निकल गए। तांगा अभी 200 कदम भी नहीं गया होगा कि एक मोटर कार से टक्कर होते होते बची। मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि रोज भाड़े पर तांगा चलाने वाला इतनी अनाड़ी कैसे हो सकता है। दुर्घटना तो इसलिए टल गई क्योंकि पुलिस वाले के चिल्लाने पर कार के चालक ने कार को पीछे हटा लिया था। जैसे तैसे करके हम नदी पर बनी पुलिया पर आए। इस पुलिया पर दीवारें नहीं थीं, जैसी कि बहुधा पुल पर होती है। बस 5-5 या 10-10 फुट की दूरी पर पत्थर गाड़े थे। इस पर पत्थर का खड़ंजा था। हम जिस सड़क से जा रहे थे उससे यह पुलिया 90 अंश के कोण पर आकर मिलती है। सड़क से पुलिया पर आने के लिए तेज मोड़ कटान था। अब हुआ यह कि पुलिया के किनारे के पहले ही
पत्थर के पास घोड़ा सीधे जाने के बजाय मुड़ गया और बिदक गया। तांगे का पहिया पत्थर से इतनी जोर से टकराया कि मैं उछलकर पुलिया के खड़ंजे पर जा गिरा और घोड़ा तथा तांगा पुलिया से नदी में जा गिरे। मैं इतनी जोर से गिरा था कि मैं बेहोश हो गया। मराठवाड़ा नदी के दूसरे किनारे पर ही है। जो लोग स्टेशन पर मेरा स्वागत करने आए थे वे मुझसे पहले ही वहां पहुंच गए थे। मुझे आदमियों, औरतों और बच्चों के चीख पुकार के बीच उठाकर महारवाड़ा पहुंचाया गया। मुझे कई चोटें आई। मेरी टांग की हड्डी टूट गई और मैं कई दिनों तक चलने फिरने के योग्य भी नहीं रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हुआ कैसे। तांगे तो उस पुलिया पर दिन में कई कई बार आते जाते थे और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई तांगे वाला तांगे को सकुशल पुलिया के पार ना ले जा पाया हो। पूछताछ करने पर मुझे असली बात का पता चला। रेलवे स्टेशन पर जो देर हुई थी उसकी वजह यह थी कि कोई भी तांगे वाला अपने तांगे में किसी अछूत सवारी को ले जाने को तैयार नहीं हो रहा था। यह उसकी मान मर्यादा के विरुद्ध था। उधर महारों को यह सहन नहीं हो रहा था कि मैं पैदल उनकी बस्ती तक जाऊं। उनके हिसाब से यह मेरी शान के खिलाफ था। इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया कि तांगे का मालिक तांगा तो भाड़े पर दे देगा लेकिन उसे खुद चलाएगा नहीं। महार लोग तांगा तो ले सकते थे लेकिन चलाने वाला उन्हें खुद ही ढूंढना था। महारों को यह प्रस्ताव अच्छा लगा लेकिन वे यह भूल गए कि सवारी की सुरक्षा उसकी शान बनाए रखने से अधिक महत्वपूर्ण थी। अगर उन्होंने यह विचार किया होता तो यह अवश्य सोचते कि क्या उन्हें ऐसा कोई तांगा चलाने वाला मिल सकता है जो मुझे सकुशल मेरे गंतव्य स्थान तक पहुंचा दे। वास्तविकता तो यह थी कि उनमें से कोई भी तांगा चलाना जानता ही नहीं था क्योंकि यह उनका पेशा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने ही बीच के किसी आदमी से कह दिया कि वह तांगा चलाए। उस आदमी ने लगाम थाम ली और सोचने लगा कि तांगा चलाने में कठिनाई ही क्या है। परंतु जब तांगा आगे बढ़ने लगा तब उसे अपने उत्तरदायित्व का आभास हुआ और वह इतना घबरा गया कि उसने घोड़े को काबू में रखने के सारे प्रयत्न ही छोड़ दिए। मेरी शान बचाने के चक्कर में 40 गांव के महारों ने मेरी जान को खतरे में ही डाल दिया था। तभी मैंने यह मर्म जाना कि एक हिंदू तांगे वाला भी जिसकी हैसियत नौकर चाकर से भी ज्यादा नहीं होती ऐसी मान मर्यादा रखता है कि वह अपने आप को तमाम अछूतों से श्रेष्ठ समझता है, भले ही वह बैरिस्टर जैसा बड़ा आदमी क्यों ना हो।